लिखना है आपको थोड़ा आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। एक लास्ट क्वेश्चन शायद मैंने N2O4 का बोला था शायद, DOD एट 280 प्रेशर मैंने बोला था इज 1/2, कैलकुलेट द प्रेशर एट विच DOD विल बी 3/4। ये क्वेश्चन मैंने बोला था, उसको ऐसे सॉल्व करना था शायद, सभी बच्चे जरा से एक बार देख लें हमने कैसे किया था। वैसे वो मैं सोचा था आप कर लेंगे, लेकिन आप यहाँ देख लीजिए। मैंने बोला इसका KP निकालेंगे और इसका KP1 = 4 अल्फा स्क्वायर होता है, आप जानते हैं P, और यहाँ पे 1 - अल्फा का स्क्वायर, तो हमने इसको 1 मान लिया। एक बार सब बच्चे जरा से देख लें। और एक KP2 ले लेते हैं यहाँ पे, और KP2 ले लेंगे तो 4 अल्फा स्क्वायर P, अब 1 - अल्फा का स्क्वायर, सही है सा। उसके बाद हमने बोला है कि दोनों को कंपेयर कर लेंगे, तो एट इक्विलिब्रियम 1 एंड इक्विलिब्रियम 2, ये फर्स्ट इक्विलिब्रियम है ऐसा ले लेंगे, और ये सेकंड का है। और उसके बाद मैंने बोला है कि जो जो कॉमन है हटा देंगे, जैसे 4 कॉमन है तो 4 हटा देंगे, ठीक है। और अल्फा की जगह पे एक बार 1/2 लेना है, एक बार अल्फा की जगह पे कितना लेना है 3/4, P की जगह पे P1 की जगह पे 2 लेना है, एंड द P2 पता नहीं क्या है, रख देंगे, आंसर आ जाएगा। यही शायद करना था, ठीक है। ये केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट क्वेश्चन था, लिखना है थोड़ा सा। इसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। हमने पिछले क्लास में इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया था जब काफ़ी पीछे, तो मैंने बताया था इक्विलिब्रियम 2 तरीके का है, फिजिकल और केमिकल। हमने केमिकल को लेकर पढ़ा था, और फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में हमने बात कर लिया था आपसे कि वो सॉल्यूशन नाम के चैप्टर में है। वो कहाँ पे है? सॉल्यूशन नाम के चैप्टर में है, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम को लेकर आगे देखेंगे। नाम से पता चल रहा है आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम होना चाहिए, और आयंस सभी बच्चे जानते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल, दैट इज यहाँ पे देखो लिखा हुआ है AB, जब इसको हम वाटर में डालेंगे तो वाटर मतलब AQ हो गया, इसका एक्वस में है, तो सब बच्चे देख पा रहे हैं ये एक्वस में ऐसे आएगा और प्लस B - एक्वस में आएगा। तो हम बोल सकते हैं ये अनडिसोसिएटेड पार्ट, इसका नाम रख सकते हैं। जरा से यहाँ देख लो, ये अनडिसोसिएटेड पार्ट है, और सभी बच्चे यहाँ पे देख पा रहे हैं डिसोसिएटेड पार्ट है, यहाँ पे डिसोसिएटेड पार्ट है। तो डिसोसिएटेड पार्ट और अनडिसोसिएट के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होगा, दैट मीन्स आयन के बीच में इक्विलिब्रियम आएगा, और उसका नाम होगा आयनिक इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गया? तो थोड़ा सा लिखना है आपको, पहला पॉइंट हो ऐसे लिखना है, मतलब ऐसे लिखना है, जो एक लाइन लिखना है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड बिटवीन, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड बिटवीन, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड बिटवीन डिसोसिएटेड पार्ट, डिसोसिएटेड पार्ट, डिसोसिएटेड पार्ट, that is ion and, that is ion and undissociated part, that is ion and undissociated part, ion and undissociated part is known as ionic equilibrium, is known as ionic equilibrium, ठीक है। मैंने पिछले क्लास में बोला था, फिर से एक बार बोल देता हूँ, मोल कंसेप्ट प्लस मोल कंसेप्ट 2 जो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, प्लस केमिकल इक्विलिब्रियम अगर अच्छा होगा, ये 3 चैप्टर अगर आपके अच्छे हैं तब आयनिक ठीक होगा, नहीं तो आयनिक चला जाएगा। तो एकदम मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आयनिक कैसे करना है, वो आप देख लेंगे, और होना चाहिए ठीक, नहीं है तो फिर गड़बड़ है। फिर अगर आयनिक खराब होगा तो अगेन मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बैच के लिए पढ़ाया था, उसका यूट्यूब मैंने बोला वीडियो देखने के लिए, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका खराब हो जाएगा, आप कर नहीं पाएंगे, सिंगल क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। और कोई आपको करा दे रहा है जबरदस्ती, बोलेगा नहीं से कोई लेना नहीं करा रहा है, तो आपको टाइम पास करा रहा है और एंटरटेन कर रहा है बस, और कोई क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। तो अब ये सारी बातें देख के फिर तैयारी करेंगे। लिखना इसके बाद टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। 2 तरीके के सब्सटेंस हैं। फर्स्ट का नाम है इलेक्ट्रोलाइट, फर्स्ट का नाम है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे थोड़ा इसमें, इलेक्ट्रोलाइट में which dissociate into components or ions, which dissociate components or ions, which dissociate components or ion, कोई मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर जाए उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एग्जांपल सब बच्चे देखें, NaCl हो सकता है, अगर आप NaCl को देखोगे तो ऐसा ब्रेक करेगा, इसका मतलब मुझे समझ में आया कि जितने भी आयनिक बॉन्ड होंगे, मैं ज़्यादा एग्जांपल ना लिख के ऐसे समझाऊंगा, जितने भी आयनिक बॉन्ड होंगे सबके सब क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट होंगे। दूसरा HCl, सब बच्चे जरा सा देखो यहाँ पे थोड़ा सा, तो ये H+Cl- में ब्रेक करता है, डेट मीन्स पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। जितने भी आयनिक बॉन्ड और पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होंगे सबके सब इलेक्ट्रोलाइट होंगे। इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादातर क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बार बार आएगा, जो यहाँ से गया होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट वर्ड आता है, वहाँ पे कोलरॉस लॉ हमने कहीं ना कहीं सुना होगा आज तक, तो कोलरॉस लॉ में सारे वर्ड यहाँ से गए होंगे। तो आयनिक बॉन्ड यहाँ लिखा हुआ PCB इज द पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर हो गया सबको? इसका दूसरा लिखना है, फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट था, दूसरा लिखना है नॉन इलेक्ट्रोलाइट,
दूसरा लिखना है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो सभी बच्चे देख के समझ पा रहे हैं कि ऐसा मॉलिक्यूल जो डिसोसिएट ना होता हो, तो लिखना है इसमें विच डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस और कंपोनेंट्स, विच डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस और कंपोनेंट्स, विच डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस और कंपोनेंट्स। एग्जाम्पल इसमें होगा यूरिया, एग्जाम्पल होगा इसमें सुक्रोज, एग्जाम्पल होगा ग्लूकोज। मुझे ये बात तीनों को देख के पता चल रहा है क्या होगा एग्जाम्पल, NPCB। कई बुक्स में NPCB ऐसा लिखा होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। NPCB इज द फुल फॉर्म नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर और नॉन पोलर कैसे चेक करते होंगे सर, तो केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट बताएगा कोई मॉलिक्यूल पोलर है कि नहीं है। क्लियर हो गया, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 4 मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया है, खत्म हो गया। नेक्स्ट हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि हम इसके बारे में कोई बातचीत नहीं करेंगे, हम इलेक्ट्रोलाइट को लेकर बहुत ध्यान से देखेंगे, वो हमारी काम का है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मैंने समझाया बस, लेकिन एग्जामिनेशन में कभी क्वेश्चन नॉन इलेक्ट्रोलाइट से नहीं आएगा क्योंकि वो फालतू लिखा हुआ है, हमें आयन चाहिए और आयन उसमें होगा नहीं, इसलिए वो फालतू लिखा हुआ है। ठीक है, लिखना है इसमें थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में, ऑन द बेसिस ऑफ DOD डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ DOD डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। DOD का सिंबल शायद अल्फा था पिछले क्लासों में। ऑन द बेसिस ऑफ DOD डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट्स आर टू टाइप्स, इलेक्ट्रोलाइट्स आर टू टाइप्स, इलेक्ट्रोलाइट्स आर टू टाइप्स। पहला लिखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इन सभी से फ्रिक्वेंटली प्रीवियस में JEE मेंस में क्वेश्चन है, तो हमने यहाँ लिखा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हम लोग ऐसे इसे SE बोला करेंगे, SE लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में लिखना है, जरा देखो बुक्स वाले ऐसे बोलते हैं अल्फा इक्वल टू 1, सभी बच्चे जानते हैं अल्फा इक्वल टू 1 का मतलब हुआ था, पिछले क्लास में लिखा था अल्फा का वैल्यू 0 होगा, पिछले क्लास मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम में अल्फा की वैल्यू 0 होगा, रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, रिएक्शन नॉट स्टार्टेड। अल्फा इक्वल टू 1 का मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा आगे शिफ्ट हो गया होगा। तो लिखना है मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रोलाइट विच आर 100% डिसोसिएट, इलेक्ट्रोलाइट विच आर 100% डिसोसिएट, विच आर 100% आयोनाइज, डिसोसिएट एक ही वर्ड है, 100% डिसोसिएट या आयोनाइज, आयोनाइज या डिसोसिएट जो अच्छा लगे, दैट इज अल्फा इक्वल टू 1, दैट इज अल्फा इक्वल टू 1। सभी बच्चे थोड़ा बोर्ड पे देखेंगे, यहाँ पे एक AB नाम का मॉलिक्यूल है जिसको मैं वाटर में लेके जाऊंगा और 100% डिसोसिएट का मतलब ऐसा ब्रेक कर जाएगा। यहाँ देख लें, फिर सब बच्चे जानते हैं टाइम की वैल्यू 0 लेते थे, टाइम की वैल्यू 0 पे वहाँ पे A मोल लेते थे, आपको याद होगा, थोड़ा देख लें एक बार। फिर यहाँ पे A लेते थे और यहाँ पे कुछ और लिखते थे, जैसे इसका भी नाम एक्वस ले लेता हूँ, जरा सा देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये सिंगल लाइन क्या बता रहा है जी, ये स्ट्रॉन्ग है। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की पहचान 3-4 है, एक तो सिंगल एरो है, आप सब खा पी के बैठ जाएं तब भी पहचान की तरीका सिंगल है, या अल्फा की वैल्यू 1 होगा या स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, अभी हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल, लेकिन ये दोनों इसकी बेस्ट पहचान है कि अल्फा 1 हो, अल्फा 1 का मतलब पूरा का पूरा इधर चला गया हो। लेकिन यहाँ पे चूंकि C से इंडिकेट करते हैं, C का मतलब होगा कंसंट्रेशन, पिछले क्लासों में A और B ले रहे थे, AB इज द मोल और C इक्वल टू यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन। फिर सब बच्चे जानते हैं इक्विलिब्रियम इसमें आएगा नहीं, लेकिन अगर कोई बच्चा टाइम की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे कंसिडर करना चाहता है तो पूरा का पूरा उधर चला गया है, क्या कहते हैं आप, और इधर कितना होगा C अल्फा और C अल्फा होगा, ये नोट करना जरा सा आपको, C अल्फा और C अल्फा होगा। कई बुक्स में केवल C भी लिखा होगा, तो हम जरा सा ऐसा लिख देते हैं C अल्फा, चलो C अल्फा ही लिखना था, लिख लो C अल्फा हटाओ, आगे हम देखेंगे ये C अल्फा कहाँ से आता है, अभी देखेंगे थोड़ी देर में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो 100% आयोनाइज होगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला जाएगा, मैंने आपको बता दिया है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो एग्जाम्पल लिखना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल्स यहाँ लिखता हूँ, सब बच्चे देखें। पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड, पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड, सभी बच्चे जानते हैं एसिड दो तरीके का होता है, एक का नाम ऑक्सी एसिड है और एक का नाम हाइड्रा एसिड है, मैंने ये सब पिछले क्लासों में पढ़ा दिया है, ठीक है। ऑक्सी एसिड एक है, एक का नाम हाइड्रा एसिड है। ऑक्सी एसिड कहाँ पे पढ़ा है सर आपने, केमिकल बॉन्डिंग में, कहाँ पे पढ़ा है इसे आपने, पी ब्लॉक्स में, कई जगह हमने डिस्कस किया है। तो ऑक्सी एसिड के बारे में अगर कोई बच्चा बोलेगा तो हो सकता है HClO3, देख HClO4, HClO3 यहाँ पे देख लें जरा सभी बच्चे, H2SO4, H2SO4, HNO3, ये सबके सब ऑक्सी एसिड हैं।
जिसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे इस चैप्टर में बार बार वो आएगा, जिसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे वो फ्रिक्वेंटली मतलब बहुत बार पूछा जाएगा। तुमने लिखा ये, फिर इधर लिखा हुआ है HF HCl, तो HF HCl हटा देते हैं, सीधा HI लिखेंगे पहले क्योंकि ये वीक है तो हमें वीक वाला नहीं चाहिए। HI HCl एंड HBr ये लिखेंगे, ये हाइड्रा एसिड है, इसमें HCl मैक्सिमम टाइम यूज़ होगा, इसमें HCl मैक्सिमम टाइम यूज़ होगा। दूसरा एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस सभी बच्चे जानते हैं, ये रफ कर लेता हूँ थोड़ा इधर। सभी बच्चों को पता है कि बेस सिर्फ और सिर्फ मेटल बनाते हैं। जरा सा देख लें, बेस और बेस कौन बनाता है? मेटल। तो एक जीवन बनाता होगा, जीवन का नाम एल्काली मेटल है। दूसरा एक बनाता होगा G2 जिसका नाम है एल्कलाइन अर्थ मेटल, और एक G13 जिसमें सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम और गैलियम है। हमने इधर ये सब बातें पढ़ाया था आपको, लेकिन यहाँ डिटेल में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी साथ साथ चल रहा होगा, आपको दिक्कत ना आए। तो ये है, अगर एग्जाम्पल कोई बच्चा बोले तो हम NaOH लिख सकते हैं, एग्जाम्पल KOH लिख सकते हैं, जो अच्छा लगे लिख लो। मैक्सिमम इनसे और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इन दोनों से मैक्सिमम क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा पूछे हुए जाएंगे, इससे इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इधर आएंगे तो MgOH ट्वाइस, इससे क्वेश्चन ना के बराबर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इससे भी क्वेश्चन ना के बराबर, इसको लेकिन लिख लेते हैं ब्रैकेट में, आएगा तो देखेंगे। इसके बाद बाकी सब काम का नहीं। AlOH थ्राइस से कभी क्वेश्चन ना आएगा ही नहीं, ठीक है, बहुत वीक है, तो इसको इधर हमने लिख दिया है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस जनरली ग्रुप 1 और ग्रुप 2 बनाते हैं, तो ये हमने यहाँ पे एक बार लिख दिया आपको स्ट्रॉन्ग है। फिर इसके बाद सॉल्ट, सॉल्ट तो जितने भी सॉल्ट हैं, सॉल्ट ऑल सॉल्ट्स लिख देता हूँ, ऑल सॉल्ट्स, जितने भी सॉल्ट होंगे दुनिया में, जितना भी सॉल्ट आपके दिमाग में चल रहा होगा सबका सब, लाइक NaCl, लाइक CH3COONA, आपको कोई भी सॉल्ट आए, आज के बाद ध्यान रखना है कि वो यहाँ पे है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सॉल्ट का मतलब कीटायन एनायन जिसमें बराबर हो, सॉल्ट का मतलब कीटायन एनायन बराबर हो, जितने भी चाहे वीक हो स्ट्रॉन्ग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एटसेट्रा। कोई भी सॉल्ट हो वो सबका सब जितने भी होंगे, सारे के सारे सॉल्ट इस तरीके से हमने लिख दिया है, उनको लेके चलना है आज के बाद। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी सॉल्ट, सॉल्ट कैसे बनता होगा इस चैप्टर के लास्ट में जाते जाते हम लोग पढ़ेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है ये आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। देखते हैं, मेरे हिसाब से शायद 15 यानी अप्रॉक्सीमेट 6 या 7 लेक्चर में हम लोग इसे कवर करेंगे, ठीक है, या मे भी शायद 9 लेक्चर के आसपास 18 घंटे में इसे हम लोग कवर करेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, काफ़ी मुश्किल है, देखने में आसान लगता है लेकिन काफ़ी मुश्किल है। और मैंने आपको बताया एग्जामिनेशन में बहुत कॉन्फिडेंस हो तभी इसको करना चाहिए, अदरवाइज आपको मास्टर तो बनना नहीं है। हमें तो पढ़ाते पढ़ाते चीज़ें ऑलमोस्ट याद हो गई हैं, लेकिन आपको बहुत कॉन्फिडेंस हो तभी छेड़छाड़ इसके साथ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे बी ऑप्शन में, वीक इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। रफ करता हूँ, इधर लिखना है इसमें सबस्टांस और मॉलिक्यूल, जो लिखना है लिखो, सबस्टांस और मॉलिक्यूल which are negligible dissociate, which are negligible dissociate, substance or molecule which are negligible dissociate into their components, into their components, into their components in aqueous solution, 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 that is लिखना अल्फा लेस देन 1, अल्फा लेस देन 1 ऐसा लिखना है आपको, यहाँ लिखा पड़ा हुआ है अल्फा लेस देन 1। यहाँ पे सब बच्चे थोड़ा ध्यान से देखें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एससी की क्या क्या पहचान है। एससी की पहली पहचान मैंने आपको बताया है, सिंगल एरो होगा, अल्फा इक्वल टू 1 होगा। क्वेश्चन में सिंगल एरो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अल्फा की वैल्यू इक्वल टू 1 होगा। तीसरा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, बेस स्ट्रॉन्ग किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ G1 का और G2 का होगा। स्ट्रॉन्ग बेस या कोई भी सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट आपके दिमाग में कोई सॉल्ट चलता है, सॉल्ट मतलब कीटायन एनायन जिसमें आ जाए, वो सारे सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट की पहली पहचान है अल्फा की वैल्यू कम होना चाहिए, ठीक है। दूसरी पहचान है डबल एरो होना चाहिए, सभी बच्चों को यहाँ पे दिख पा रहा होगा, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सब बच्चे देखें, टाइम की वैल्यू 0 लेंगे तो सब बच्चे जानते हैं सी लेना है, सी इज द कंसंट्रेशन। पिछले क्लास में ए और बी था, वो मोल था। फिर सब बच्चे जरा सा देखें, ये लिखेंगे, फिर टाइम के लिए इक्विलिब्रियम पे सभी बच्चे जरा सा देखें यहाँ पे, फिर आपको याद होगा C माइनस एक्स लिखना है। एक बार बोर्ड पे प्लीज जरा यहाँ पे देखें, थोड़ा मैं इसको डिफाइन नहीं कर देता हूँ, बार बार लिखना ना पड़े। C माइनस एक्स, एक्स कहाँ से आया सर? कोफिशिएंट इनटू एक्स। फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है? कोफिशिएंट इनटू एक्स। क्लियर हो गया होगा सर? कोफिशिएंट इज द 1, कोफिशिएंट इज द 1। क्लियर हो गया। फिर जरा सा देखें, आपको याद है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा हम बात करेंगे, और विद रिस्पेक्ट टू अल्फा सब बच्चे जानते हैं अल्फा को लिए, अल्फा का फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल टू जितना मोल डिसोसिएट किया डिवाइडेड इनिशियल मोल, तो C अल्फा इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? C अल्फा को लाके यहाँ रख दूंगा, तो मैं लिखूंगा C माइनस C अल्फा
यहाँ होगा सी अल्फा और यहाँ होगा सी अल्फा। सही है सा? सभी बच्चों को पता है इक्विलिब्रियम वीक सेक्शन पे काम करता है। वीक सेक्शन मतलब क्या हुआ, जहाँ पे डबल एरो। इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन पे काम करता है, इसीलिए इक्विलिब्रियम वीक इलेक्ट्रोलाइट पे काम करेगा। सही है सा? वीक इलेक्ट्रोलाइट पे इक्विलिब्रियम काम करेगा। जैसे मुझे अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम टर्म डिफाइन करना होता तो मैं लिखता सी अल्फा, सब बच्चे देखें सी अल्फा, और नीचे लिखता सी माइनस सी अल्फा। अब जो भी आएगा आगे थोड़ा और इसको सॉल्व करेंगे, अभी सॉल्व नहीं करना है, यहाँ लिख दिया हमने। कोई आपसे ऐसा पूछता है कंसंट्रेशन ऑफ आयन कितना होगा, सब बच्चे देखें तो सी अल्फा होगा, चाहे वो ए प्लस का चाहे बी माइनस का, कितना आ रहा है, सी अल्फा होगा। क्लियर हो गया? ये जरा कॉपी कर लेंगे और इसका एग्जाम्पल नोट करना है आपको। एग्जाम्पल पहला है वीक एसिड, पहला है वीक एसिड WA। फर्स्ट एग्जाम्पल है वीक एसिड। वीक एसिड उसे बोलते हैं जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो। पहला मैं थोड़ा यहाँ पे समझाने के लिए लिख देता हूँ ताकि क्वेश्चन में आए तो आप कर पाएँ। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो, जैसे HNO2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जब देखेंगे तो +3 आया हुआ है। HNO3 जो ऊपर आपने लिखा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, वहाँ +5 होगा। ठीक है, ये +3 +5 सब कहाँ से आया, बॉन्डिंग में डिटेल में हमने किया है, सब चीज़ें हमने बॉन्डिंग में कर लिया है। उसके बाद हमने मोल कंसेप्ट 2 के भी बैच में पढ़ाया है, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ, उसमें देखेंगे तो हमने करा है। HNO2 हो जाएगा HF, हमारे कोर्स में HF बार बार आएगा तो मैं HF यहाँ लिखेंगे। HF एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। फिर कोई भी एग्जाम्पल जैसे HClO, H2SO3 एंड देन फर्दर। फिर सब बच्चे जरा सा देखें, यहाँ पर लिख सकते हैं H2CO3, ये बार बार आएगा तो इसको भी जरा ब्रैकेट में लिख लेते हैं। H2CO3 ये भी एक हमारा एसिड है। इसके बाद ऑल ऑर्गेनिक एसिड, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होंगे। अगर आप एग्जाम्पल थोड़ा ऑर्गेनिक एसिड का देखना चाहते हैं तो फॉर्मिक एसिड, सभी बच्चों को पता है, ये हो गया फॉर्मिक एसिड। फिर सभी बच्चों को पता है एसिटिक एसिड, इसका नाम है, आपको नाम में याद नहीं रखना है, ये सब GOC1 GOC2 में अपने आप हो चुका है। और इसका नाम है बेंजोइक एसिड। उम्मीद करता हूँ शायद समझ जाएंगे। ये लिखना है थोड़ा सा आपको, जितने भी हैं सबके सब वीक एसिड है। हो गया? कोई भी इनऑर्गेनिक एसिड चाहे कितना भी वीक हो, ये थोड़ा ध्यान रखना है, इनमें से जो सबसे घटिया क्वालिटी का हो, ठीक है, वो हमेशा स्ट्रॉन्गर होगा एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक एसिड। यहाँ लिख देता हूँ वीकर इनऑर्गेनिक एसिड, जैसे यहाँ देख लें वीकर इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, ये स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनिक एसिड से स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होगी, स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनिक एसिड से इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ये स्ट्रेंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से JEE मेंस में क्वेश्चन है तो हमने एक बार यहाँ पे लिख दिया। कोई भी वीकर इनऑर्गेनिक एसिड जो आपके दिमाग में चल रहा हो, एकदम घटिया क्वालिटी का भी लेकर आओगे, ऑर्गेनिक एसिड से हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा, ऑर्गेनिक एसिड से हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। कर लेंगे सर? ये सी अल्फा वगैरह भी हम थोड़ी देर में और इसको डिटेल में कर लेंगे। और वीकर इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनिक एसिड से इसकी स्ट्रेंथ हाई होगी। पहला है वीक एसिड, दूसरा लिखना है एग्जांपल वीक बेस। वीक बेस, वीक बेस में लिखना है अमोनिया एंड देयर डेरिवेटिव्स, अमोनिया एंड देयर डेरिवेटिव्स, अमोनिया एंड देयर डेरिवेटिव्स, जितने भी उससे डेरिवेटिव्स बन के आएंगे, अमोनिया और देयर डेरिवेटिव्स। यहाँ पे सब बच्चे देखें एग्जांपल NH3 पहला एग्जांपल है। दूसरा NH3 को मैं ऐसे अगर लिख दूं, जरा सब बच्चे देखें, NH3 को मैं ऐसे लिख दूं, कैसा, एक हाइड्रोजन ऐसा लिख के और इस हाइड्रोजन को सर्कल बना देता हूं और ये हाइड्रोजन बाहर किया, अब प्लस G ऐड कर दिया, तो G ऐड करेंगे तो बनेगा NH2OH, NH2G इस तरीके से लिख दिया। किसी बच्चे ने G की जगह पर OH ले लिया तो बनेगा, जरा से देखो, G की जगह पर H2O किसी बच्चे ने ले लिया तो बनेगा NH4OH, देख लीजिए जरा से अच्छे से। किसी बच्चे ने फिर से G की जगह पर NH2 ले लिया, मतलब ये ऐड कर दिया तो NH2 बनेगा, NH2 बनेगा, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे हैं, ठीक है। जितने बनेंगे सबके सब वीक हैं, सबके सब वीक हैं, ये नोट करना है आपको जरा सा। सॉल्ट्स तो हमेशा स्ट्रॉन्ग होंगे, सॉल्ट के बारे में थोड़ा हमने बात कर लिया है। सॉल्ट जितने भी हैं सबके सब सॉल्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग है, कोई भी सॉल्ट वीक नहीं हो सकता है। फिर कुछ इनके लिए थ्योरीज हैं, तो यहाँ लिखता हूँ थ्योरीज रिलेटेड टू एसिड बेस, एसिड बेस लिखा हुआ है, थ्योरीज रिलेटेड टू एसिड बेस। एसिड बेस को डिफाइन करने के लिए कुछ कुछ थ्योरी हैं, जिसमें से फर्स्ट का नाम होता है, हम लोग 9-10 से पढ़ते हुए आते हैं, इसका नाम है आरेनियस, ठीक है, आरेनियस लिखा हुआ है यहाँ पर, जरा से सब लोग देखें, आरेनियस एसिड बेस थ्योरी।
आरेनियस एवीटी, दूसरा नाम है लुईस एसिड बेस थ्योरी, सी जो है ब्रॉन्स्टेड इसका नाम है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट इस तरीके से नाम है। फोर्थ इन डी जो है, इसके बाद हम बात करेंगे, पहला है लिखा हुआ थ्योरीज रिलेटेड टू एसिड बेस, इसमें पहला आरेनियस एसिड बेस थ्योरी, दूसरा लिखा हुआ लुईस एसिड बेस थ्योरी, थर्ड लिखा हुआ ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट इस तरीके का नाम है। डी ऑप्शन में लिखा होगा वहां पे कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी, कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी, कंजुगेट एसिड बेस थ्योरी। ठीक है, इनको हम लोग लेके देखेंगे और इन सभी टॉपिकों से प्रीवियस में जेई मेंस में क्वेश्चन है। जितने स्टार्टिंग में टॉपिक चल रहे हैं इन सभी से बस और बस जेई मेंस में क्वेश्चन है और मेडिकल वेडिकल में आएगा। दूर दूर तक इनसे भी एडवांस में लेना देना, हाफ चैप्टर स्टार्ट होगा वहाँ से एडवांस में क्वेश्चन आने वाला होगा। उम्मीद करता हूँ सबने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, लिखना है थोड़ा पहला हेडिंग आरेनियस एवीटी, आरेनियस एसिड बेस थ्योरी, आरेनियस एसिड बेस थ्योरी, आरेनियस एसिड बेस थ्योरी, आरेनियस एसिड बेस थ्योरी पहला। उसके अंदर लिखना है हेडिंग आरेनियस एसिड, आरेनियस एसिड, आरेनियस एसिड को हम बोलेंगे डबल ए। कोई भी सॉल्यूशन जो आपने कंटेनर में लिया है, ये वाटर है जरा सा देख लें आप, और कोई सबस्टांस जो आपको लग रहा है कि वो एसिड है, अगर आपने डाला, सबस्टांस का मतलब एसिड, आपने वो डाला तो अगर वो H+ फायर कर देता है, H+ फायर कर देगा तो हम बोलेंगे आरेनियस एसिड है। ठीक है, लिखना है थोड़ा सा आपको आरेनियस एसिड में एक लाइन केवल, एनी सबस्टांस विच गिव्स, एनी सबस्टांस विच गिव्स, एनी सबस्टांस विच गिव्स H+ in water, H+ in water is known as AA, is known as areneous acid. Any substance which gives H+ ion in water, H+ ion in water is known as areneous acid. ठीक है, बुक्स में सब लोग जरा से देखें थोड़े एग्जांपल्स यहाँ पे। पहला एग्जांपल बुक्स पर ऐसे यूज करते हैं जिसका नाम लिखा होगा वहाँ पे मोनो एसिडिक, जरा सब बच्चे देखें एक बार, मोनो एसिडिक, या बुक्स में लिखा होगा मोनो बेसिक, इस तरीके से लिखा होगा मोनो बेसिक एसिड, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये एग्जांपल है। एक बार जरा देखें, मैंने एक बार मोल कंसेप्ट 2 में पढ़ाया है एन फैक्टर। जब मोल कंसेप्ट 2 अगर आप देखेंगे कभी तो एन फैक्टर में पढ़ाया है, वहाँ पे एन फैक्टर एसिड का पढ़ाया है, बेस का पढ़ाया है, यहाँ पे सॉल्ट का पढ़ाया है, जरा सा देखें आप, वैलेंसी का पढ़ाया है, उसके बाद रेडॉक्स का पढ़ाया। इतने सारे टॉपिक को हमने वहाँ पे पिछले क्लास में पढ़ाया। तो एसिड का जो एन फैक्टर होता है उसको यहाँ पे बेसिसिटी पढ़ते हैं। आपने क्लास 11 में भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या 12 में पढ़ा होगा। ये जो एन है, एन ऐसे ही बनाना है, एन फैक्टर, ठीक है, ऐसा बना देंगे तो मोल हो जाएगा। तो ये हमारा इसका क्या है, बेसिसिटी है। ठीक है, तो जरा सा देखो यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, जैसे मोनो एसिडिक में एग्जाम्पल होगा HCl, देख सकते हैं आप कितना है, H+ है 1। फिर इसके अलावा आप लिख सकते हैं HF, HBr, HI, सही है, ऐसा लिख सकते हैं। ये सब के सब मोनो एसिडिक है। मोनो एसिडिक का अगर कोई बच्चा मेरे से पूछे जनरल फॉर्मूला सर क्या होगा, थोड़ा बीच में यहाँ पे 2-3 एग्जांपल के लिए गैप छोड़ देना है, थोड़ा ये 2 लाइन गैप छोड़ना है, थोड़ा उनको एक्सेप्शन उनके बारे में बात करेंगे। जनरल फॉर्मूला होगा HA, HA, A का मतलब एनायन है और H का मतलब H+ है। बीच में 1-2 लाइन इसमें गैप छोड़ देना, भी एग्जाम्पल बताऊंगा, जरा उसको लिखना है, वो फाइनल एग्जाम्पल की जगह हम लिखेंगे। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है, या इसका नाम A मान लेते हैं, आपको जो अच्छा लगे ले लेना। दूसरा नाम है यहाँ पे मोनो लिखा हुआ है, यहाँ पे डाई एसिडिक लिखा हुआ, डाई एसिडिक या डाई बेसिक, डाई बेसिक या डाई एसिडिक, डाई बेसिक या डाई एसिडिक। ठीक है, एसिडिक, सॉरी थोड़ा एसिडिक हमने वर्ड उठा लिया, सॉरी थोड़ा यहाँ पे लिखना प्रोटिक लिख लेना, सॉरी इसको लिखना मोनोप्रोटिक लिख लेना थोड़ा सा। ठीक है, ये बेसिक बेस के लिए डिफाइन है, जरा हमने थोड़ा यहाँ गलत कर दिया, यहाँ जरा प्रोटिक लिखना। ठीक है, ये डाई एसिडिक की जगह पर डाई प्रोटिक लिखना, सॉरी थोड़ा यहाँ हमने एक गलत वर्ड लिख दिया, डाई प्रोटिक, बड़ा सेंसिटिव है, यहीं गड़बड़ होता है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है। फिर लिखा हुआ है डाई बेसिक, ठीक है, डाई बेसिक या डाई प्रोटिक। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, H2SO4, एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, H2S, देख रहे हैं आप यहाँ पे, इसका मतलब सभी बच्चे देख पा रहे हैं, इसका जनरल फॉर्मूला होगा H2A, H2A इज द जनरल फॉर्मूला। फिर C ऑप्शन सब बच्चे थोड़ा 2-3 लाइन गैप देके लिखेंगे, जिसका नाम है ट्राई प्रोटिक, ट्राई प्रोटिक, ये इसका नाम है ट्राई बेसिक। ठीक है, और इसका जनरल फॉर्मूला सभी लोग समझ गए होंगे, S3A, S3A इज द जनरल फॉर्मूला।
एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग S3PO4, S3PO4, S3PO4 वाटर में डालने पे कितना H प्लस बाहर निकालता होगा? 3। प्रॉब्लम जरा सा ये है, जरा सा देखें इस एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है, जैसे किसी बच्चे ने S3PO3 लिखा तो बच्चे को लगेगा यहाँ से कि 3H प्लस बाहर निकालेगा, लेकिन इसका n फैक्टर 2 होता है। मैंने ये मोल कंसेप्ट में भी पढ़ाया है, दोबारा सेम कंसेप्ट बॉन्डिंग में भी पढ़ाया है। मोल कंसेप्ट 2 बॉन्डिंग कई जगह पढ़ाया आपकी क्लास में, आपको भी पढ़ाया, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ केवल इन तीनों के लिए S3PO4, S3PO3 यहाँ पे देख लें, और S3PO2। इसको जरा सा आप अच्छे से देखेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1। ये क्या होता है सर? एन फैक्टर होता है। सेम मैंने कई जगह लिखवाया है, वहाँ भी मोल कंसेप्ट 2 में भी बॉन्डिंग में भी हमने बोला है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हुआ? 4 - 1, कितना एन फैक्टर होगा? 3। तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 3 होगी। इसका बेसिसिटी कितना हुआ? 2 हुआ। यहाँ पे सब बच्चे आके देखेंगे तो मेरे हिसाब से अगला एग्जाम्पल इसमें लिखना था तो S3PO2 लिखूंगा। तो मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो पा रहा है। 3 एक्सेप्शन है जिसके बारे में थोड़ा हमने बात कर लिया। 3 एक्सेप्शन है, उसका एन फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। एन फैक्टर क्या है सर? एन फैक्टर बेसिसिटी है, एक नंबर है। एन फैक्टर का मतलब है एक नंबर है जो नॉर्मेलिटी निकालने में, इक्विवेलेंट मास वगैरह निकालने में हेल्प करता होगा, जिसको मोल कंसेप्ट 2 की क्लास में मैंने पढ़ाया है। यही एन फैक्टर यहाँ पे बेसिसिटी, जैसे यहाँ लिखा हुआ डाई बेसिक, ट्राई बेसिक, ये बेसिसिटी डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पे S3PO2 का मतलब एन फैक्टर इसका 2 है, इसका एन फैक्टर 2 - 1 है, यहाँ पे 3 - 1 एन फैक्टर 2 है, और 4 - 1 एन फैक्टर इसका 3 है। क्लियर हो गया होगा? ये बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से तैयार व्यार आपको थोड़ा कर लेना है, ठीक है। सारे सेगमेंट अभी जब तक हम लोग थोड़ा, आज की पूरी क्लास जेई मेंस, कल की पूरी क्लास जेई मेंस, उसके बाद टॉपिक आगे बढ़ने लगेगा, फिर एडवांस की ओर आने लगेगा। देखना इसके बाद आरएनएस बेस, सेकंड पॉइंट है आरएनएस बेस। आरएनएस बेस इसी का उल्टा बोलना है, एनी सबस्टांस। आरएनएस बेस हमारा सेकंड हेडिंग है। आरएनएस बेस में लिखेंगे एनी सबस्टांस, any substance which gives OH negative, which gives OH negative in water, any substance which gives OH negative in water, which gives OH negative in water is known as क्या लिखेंगे? आरएनएस बेस, is known as आरएनएस बेस। सभी बच्चे यहाँ पे देखें BOH बुक्स में सिंबल है, तो हम भी लिखेंगे यहाँ पे BOH। ये B+ और OH- में ऐसे साथ ब्रेक करता होगा। देख लें यहाँ पे, सबसे पहला इसमें लिखा होगा बुक्स में मोनो एसिडिक। यही थोड़ा एक प्रॉब्लम ये है कि ये बेस का उल्टा लिखना है, बेस है तो यहाँ एसिडिक लिखना, वहाँ एसिड था तो वहाँ बेसिक लिख रहे थे, यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? NaOH। क्या एग्जाम्पल होगा? KOH। जनरल फॉर्मूला क्या होगा? BOH। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। इसके बाद सभी बच्चे जानते हैं क्या लिखना पड़ेगा जी? डाई एसिडिक। जरा से यहाँ देखें, और डाई एसिडिक में बताओ क्या एग्जाम्पल होना चाहिए? MgOH का ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे BOH का ट्वाइस, इसका जनरल फॉर्मूला है। बुक्स में लिखा हुआ ट्राई एसिडिक। सभी बच्चे जरा से देखें यहाँ पे, ट्राई एसिडिक में सबसे पहला एग्जाम्पल ये है BOH3। सब बच्चे जरा से देखें BOH3। अगला हो सकता है AlOH थ्राइस, अगला हो सकता है FeOH थ्राइस, एंड द जनरल फॉर्मूला BOH का थ्राइस। ये इसका जनरल फॉर्मूला है, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। प्रॉब्लम यहाँ पे है, देखें जरा सा, ये देखने में लग रहा है इसका एन फैक्टर कितना हुआ? 3 एन फैक्टर है, यही इसका एसिडिक है, तो एन फैक्टर 3 लग रहा है, लेकिन गलत है। ये एन फैक्टर इसका 1 है। सभी बच्चे जरा से देख लें, इसका एन फैक्टर 1 है। ये फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन है प्रीवियस के, मैं जरा इसको समझाता हूँ यहाँ पे साइड में लेके। सेम वर्ड मैंने केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से समझाया है, सेम वर्ड मैं एक बार दोबारा आपको बोल रहा हूँ, और सेम वर्ड मैंने एक बार मोल कंसेप्ट 2 की क्लास में कई बार बोल रखा है। तो इसको जरा सा BOH3 को जब उठाऊंगा, सब बच्चे जरा सा देखें, तो इसका नाम है बोरिक एसिड। यहाँ जरा देखना है, बोरिक एसिड को सब बच्चे जानते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है जी। एक बार थोड़ा बोर्ड पे सब लोग देखें क्या होता है, जरा प्लीज़ यहाँ देखें क्या होता है। जो ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें जैसे ही किसी एसिड को हमने डाला होगा, यहाँ थोड़ा देख लें प्लीज़, क्या दिखाई दे रहा है? जैसे ही किसी एसिड को वाटर में डाल रहे हैं, तो वाटर क्या कर रहा है? इसके H+ को खींच के बाहर निकाल रहा है। जरा सा एक बार बोर्ड पे देखें प्लीज़, तो H+ को बाहर निकाल रहा है और A- बना रहा है। लेकिन किसी बच्चे ने बोरिक एसिड ले लिया,
H3BO3 ले लिया तो ये क्या करता है, वाटर को ब्रेक कर देता है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले केसेस में वाटर सारे एसिड को ब्रेक कर रहा है। जैसे आपने एक HCl ले लिया तो H+ को उसने बाहर निकाल दिया, आपने H2SO4 ले लिया तो H2 को उसने बाहर निकाल दिया, तो दो को बाहर निकाल रहा है। ये क्या करता है, ये वाटर को ही ब्रेक कर देता है और ये वाटर को ब्रेक करके OH को बाहर निकाल देता है, और जैसे ही OH को बाहर निकालता है ये बनाता है ऐसे, देख लीजिए आप, ऐसा बना लेगा और इसमें से एक H+ बाहर निकलेगा, इसीलिए बुक्स वाले इसका इन्फेक्टर 1 बोलेंगे। ये एक एक्सेप्शन है जो थोड़ा हमें याद रखना है। मैंने मोल कंसेप्ट 2 में भी और इसको बॉन्डिंग में भी अब फिर एक बार यहाँ बोल रहा हूँ, फिर से देख लें। ये पी ब्लॉक में भी मैंने बोला है, सभी केसेस में वाटर एसिड को तोड़ तोड़ के H+ बाहर निकाल रहा है, लेकिन बोरिक एसिड इसके OH को बाहर निकालता है। और कैसे पता चला सर ये एसिड ही है, ये बेस जैसा दिख रहा है? सर दिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि बोरॉन एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल सिर्फ और सिर्फ एसिड बनाते हैं। बोरॉन नॉन मेटल है, एसिड बनाएगा, और जितने भी मेटल होते हैं वो बेस बनाएगा। ये मेटल्स हैं, ये बेस बनाते हैं, लेकिन ये मेटल नहीं है। क्लियर हो गया? ये नोट डाउन कर लेंगे जरा जल्दी से। एसी बंद कर दीजिए, ठंड लग रहा है कुछ लोगों को, बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमने बॉन्डिंग में भी बोला था, एक बार दोबारा बोल दिया। जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसे मैं कई बार बोल देता हूँ। ये देखने में ऐसा लगा हुआ है लेकिन इसका नाम बोरिक एसिड है। हमने बेस में से जानबूझ के लिखा था कि देखने में बेस जैसा लगे, लेकिन बेस है नहीं है, ये एसिड का है। ये वाला और ये वाला दोनों बातें सेम लिखी हुई हैं। इसको लिख लेने के बाद सेकंड हमारी हेडिंग है, ये लिख लो आप लोग, मैं थोड़ा वेट करता हूँ। सेकंड हेडिंग है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट। इधर के सारे सेगमेंट से जेईई मेंस में क्वेश्चन है कंटिन्यू। जब तक हमारा पीएच के आसपास तक टॉपिक नहीं पहुंचेगा तब तक सिर्फ और सिर्फ जेईई मेंस और नीट, और उसके बाद टॉपिक आगे बढ़ेगा तो जेईई मेंस, एडवांस और नीट में आ सकता है। लेकिन इन सभी से बस और बस ये बहुत आसान टॉपिक है, थोड़ा हमें याद करने वाला है, याद रहता नहीं। हाँ, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट में लिखना है, सेम लाइन है, बस उसने H+ को उसने प्रोटॉन बोल दिया है, तो लिखना है एनी सबस्टेंस। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट में लिखना है एनी सबस्टेंस, एनी सबस्टेंस, ठीक है, कमा देके लिखना H+ डोनर आर एसिड, H+ डोनर आर एसिड एंड H+ एक्सेप्टर and H+ acceptor are base. H+ donor are acid, H+ donor are acid and H+ acceptor are base. ये लिख दिया जी आप लोगों ने, ठीक है। जरा यहाँ देखिए सभी लोग, एग्जाम्पल पहला है, यहाँ पे सब लोग देखें, NH3 लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लस वाटर इसमें डाल देंगे तो बनता है, सब लोग जानते हैं, बनेगा NH4OH। मैं इस NH4OH को ऐसा भी लिख सकता हूँ, सही है ऐसा? तो आपने लिखा है जो H+ डोनर है वो क्या है हमारे लिए, एसिड है, और जो H+ एक्सेप्टर है वो क्या है हमारे लिए, बेस है। इसका मतलब सभी लोग समझ गए होंगे इसमें डोनर और बेस कौन है, आप लोग देख पाएंगे इजीली। फिर इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल कोई बच्चा बोलेगा तो मैं लिख सकता हूँ HCl + H2O लिख सकता हूँ। सभी लोग जरा से देखें, इसको लिखने पे क्या होगा, यहाँ बनेगा H3O+, ये बनेगा प्लस, यहाँ पे बनेगा Cl-, ठीक है। ये जरा नोट करेंगे सेम एग्जाम्पल एक बार पहले। आर्सेनियस एसिड से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट से क्वेश्चन प्रीवियस में नहीं है, अब तक नहीं है, आगे भी नहीं आएगा कभी जीवन में, बहुत आसान क्वेश्चन है ये लिख दिया आप लोगों ने। थर्ड बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, एसिड बेस पेयर, इससे बहुत क्वेश्चन है प्रीवियस जेईई मेंस में और नीट में। कंजुगेट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। कंजुगेट एसिड बेस पेयर में लिखना है एसिड, ठीक है, कंजुगेट एसिड बेस में लिखना है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर में लिखना है एसिड बेस वेयर हैविंग, एसिड बेस वेयर हैविंग डिफरेंस ऑफ, वेयर हैविंग डिफरेंस ऑफ 1H+ आयन, 1H+ आयन
is known as conjugate acid base pair, is known as conjugate acid base pair, is known as conjugate acid base pair। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एसिड में से एक H प्लस बाहर निकालेंगे तो बनेगा कंजुगेट, और लिखा हुआ बेस में से एक H प्लस ऐड कर देंगे, बेस में एक H प्लस ऐड कर देंगे तो बनेगा कंजुगेट एसिड। ये दो लाइन जरा जल्दी से कॉपी कर लीजिए। एग्जाम्पल कोई बच्चा बोल रहा है तो जरा सा देखो, एग्जाम्पल ये है H2O प्लस H2O लेंगे, यहाँ पे सब बच्चे जरा सा देखें तो बनेगा H3O प्लस और OH माइनस। जब यहाँ पे कोई बच्चा ध्यान से देखेगा, इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा बार देखिए, यहाँ पे बोल रहा हूँ, यहाँ से देख लेंगे, इसमें जो भी बेस हो, बेस ने एक H प्लस को ट्रैप कर लिया तो क्या बनेगा कंजुगेट एसिड। तो मेरे हिसाब से कंजुगेट एसिड है, अब मेरे हिसाब से कंजुगेट बेस है। सही है ना जी ऐसा? इसी एग्जाम्पल में दोबारा यहाँ बोल रहा हूँ, सब लोग देखें जरा सा, इनमें जो भी बेस हो, आपको जो अच्छा लगता हो लिख लेना चाहिए। तो अगर वो एक H प्लस को ट्रैप किया, एक H प्लस दिया तो कंजुगेट एसिड, तो बुक्स वाले बोलेंगे ये कंजुगेट एसिड है और ये बना कंजुगेट बेस। जैसे कोई और बच्चा एग्जाम्पल देखना चाहता है H2S, इसमें लिखा हुआ है एक H प्लस बाहर निकाला और HS माइनस, तो ये तो एसिड था, जरा से देख लें आप, और ये बना कंजुगेट बेस। कर लेंगे सर, ये नोट करना जरा पहले एग्जाम्पल्स को कुछ। कंजुगेट एसिड बेस पेयर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बस इतना सा है जो मैं अभी लिखवा दूंगा क्योंकि उसी से क्वेश्चन है। ये तो बहुत आसान है, इसलिए इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन ये आता है कि वीक एसिड का जो कंजुगेट बेस बनेगा, मैं भी लिखवा दूंगा, यहाँ देखें, वीक एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बनेगा और स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक बनेगा, और सिमिलर बेस के लिए भी सेम रूल है। समझ गया मेरी बात? तो ये लाइन थोड़ा हमें लिखना है, लिखेंगे थोड़ा सा। फर्स्ट पॉइंट, वीक एसिड हैज़ strong CB, weak acid has strong CB, weak acid has strong CB conjugate base, and strong acid has weak CB, and strong acid has weak CB conjugate base। ठीक है, फिर ना सेम रूल इज वैलिड फॉर बेसिस, सेम रूल इज वैलिड फॉर बेसिस, बेसिस के लिए सेम रूल होगा। सेकंड पॉइंट लिखना है इसके बाद, ये तो कॉपी कर लिया होगा आपने। सेकंड पॉइंट लिखना है, पहला ये इससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन है, लास्ट ईयर्स में जाके देखेंगे इससे बहुत क्वेश्चन है इस लाइन से। दूसरा लाइन का नाम है फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, दूसरे लाइन का नाम है फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। इससे भी बहुत क्वेश्चन है। फिजिबिलिटी रिएक्शन यहाँ तो समझ में आपको नहीं आएगा, बस समझा रहा हूँ, लेकिन ये आपको GOC 2 में मैंने पढ़ाया है या किसी बैच में पढ़ाऊंगा तो वहाँ देख लेंगे। GOC 2 का मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड पॉसिबल है यानी फिजिबल है, और स्ट्रॉन्ग बेस से जरा सा देखें आप, वीक यहाँ पर लिख देता हूँ जरा सा, बेस बनाना फिजिबल तो है, यानी ये दोनों फिजिबल है। फिजिबल मतलब टिक करना है, ठीक है, लेकिन वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड कभी नहीं बना सकते हैं। और यहाँ जरा सा देख लें, यहाँ पे वीक बेस से कभी भी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बना सकते, ये दोनों फिजिबल नहीं है, ये दोनों फिजिबल नहीं है। दोबारा एक बार बोल रहा हूँ, कोई भी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग है वीक है, ये थोड़ा हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे, इस चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर में हमारे पास वीक स्ट्रॉन्ग कैसे पता चलेगा, 2-3 चॉइस है। एक लेबोरेटरी में काम कर लें, हम लेबोरेटरी में काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा पहचान है, वो डबल एरो पे लिखा हुआ मिलेगा तो वीक है, सिंगल एरो पे होगा तो स्ट्रॉन्ग है। आप जाके पीछे देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सिंगल एरो है, तो हम इसको लेके काम करेंगे। तीसरी बात, GOC 2 में जाते जाते ये टॉपिक हमने वहाँ पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड फिजिबल है, लेकिन वीक एसिड से ये नहीं बन सकता है। आप अपने आसपास में भी देखते हैं, ऐसा तुलसीदास भी रामायण में, रामचरितमानस में लिख के गए हैं, समरथ को ना दोष गुसाई। पावरफुल मैंस के लिए कोई रूल नहीं होता है, समझ रहे हैं आप? जहाँ खड़े होते हैं वहीं से रूल शुरू होता है। अमिताभ बच्चन जी का कॉमन डायलॉग है, मैं जहाँ खड़ा होता हूँ लाइन वहीं से शुरू होती है। तो आप में जो अमिताभ बच्चन फीलिंग ले रहा होगा वो बस फिजिबिलिटी शो करेगा, और जिसमें ऐसा नहीं है वो फिजिबिलिटी नहीं होगा। जब भी कोई रिएक्शन फिजिबल होगा तो प्रोसीड इन अ सिंगल डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड की मूव करेगा। तो लिखना थोड़ा, एसिड बेस रिएक्शन, इसी में लिखना है एसिड बेस रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक डायरेक्शन। एसिड बेस रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक डायरेक्शन, स्ट्रॉन्ग टू वीक डायरेक्शन,
स्ट्रॉन्ग टू वीक डायरेक्शन। आपकी फॉर्मेलिटी के लिए एक दो क्वेश्चन मैं करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, लेकिन ये ज़्यादातर क्वेश्चन GOC2 अच्छे से आना चाहिए तभी हो पाएगा, और जो आपको पढ़ा दिया गया GOC2 इसीलिए दो क्वेश्चन हम करके यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन लिखना है थोड़ा सा आपको, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ये सब जेईई मेंस के टॉपिक हैं। प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन और फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन और फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, और फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। जिसमें से पहला एग्जांपल देखिए, Na2CO3 प्लस H2CO3 लिखा हुआ है। यहाँ पे सब बच्चे जरा से देखें, H2SO4 लिख लेते हैं, H2SO4 लिख लिया हमने, और ये रिएक्शन हो गई, मान लिया हमने ये रिएक्शन हो गया, तो इधर बन गया Na2SO4 प्लस बना H2CO3। सभी बच्चे जरा से देखें। तो मैंने आपसे बताया है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, यानी जो क्वेश्चन लिखा हुआ है जेईई मेंस में फ्रिक्वेंटली है, नीट में फ्रिक्वेंटली है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड जो सबसे आसान है उसका नाम है GOC2, ये अच्छे से आना चाहिए, और दूसरे का नाम है आयनिक। तो हम लोग अभी आयनिक की हेल्प से करेंगे बार बार, क्योंकि हमें ये सब थोड़ा मोड़ा समझ में आ रहा है। अब जाके लिस्ट में देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल में ये जरूर लिखा होगा, समझ रहे हैं आप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एग्जाम्पल में जरूर लिखा हुआ होगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिस्ट में ये वाला जरूर लिखा होगा। तो सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग से वीक जा रहा है, फिजिबल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल फिजिबल होगा। तो सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, डायरेक्शन कैसा होगा, फॉरवर्ड। इसका मतलब मैं यहाँ पे सीधा लिखूंगा फॉरवर्ड, और यहाँ लिखूंगा फिजिबल है। इसी तरीके से दो तीन क्वेश्चन जैसे लिख देता हूँ यहाँ पे, सभी बच्चे देखें, Cl माइनस प्लस H2O, और यहाँ बुक्स वाले लिखे होंगे HCl प्लस OH माइनस। ये जरा लिख लें थोड़ा सा जल्दी से क्वेश्चन। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अगर आप बोलोगे तो हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं HCOOANA प्लस यहाँ लिखा हुआ है CS3COOH, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये इधर एक सॉल्ट बनाएगा CS3COONA प्लस ये बन गया CS3COONA और बना H2CO3। तो हम जरा इसको चेक कर लेते हैं, दो तीन क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड वाले को कैसे करेंगे जी, सेकंड वाले को पहले देखेंगे Cl माइनस। Cl माइनस सब बच्चों को पता है कंजुगेट बेस है, Cl माइनस एक कंजुगेट बेस है, और HCl सब बच्चों को पता है कैसा है, ये एक एसिड है। तो यहाँ लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है, जरा से यहाँ पे देख लें, सही है सा। और सब बच्चे जानते हैं ये कंजुगेट बेस से एसिड आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि खुद ही स्ट्रॉन्ग है, क्या कहते हैं आप। तो यहाँ से यहाँ बनना पॉसिबल नहीं है, तो फिजिबल भी नहीं है, और ये बैकवर्ड की ओर होगा, और ये फिजिबल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सब बच्चे जरा से जाके देखेंगे, इन दोनों को कंपेयर करूँगा तो यहाँ पे दो इक्वल RS है, शायद मैंने इक्वल RS वगैरह के बारे में धीरे धीरे डिस्कस कर दिया है, GOC2 की क्लास में पढ़ाया है, ठीक है। तो दो इक्वल RS हैं इस सब्सटेंस के पास। सर आप इनको साइड वाले क्यों नहीं देख रहे हैं, क्योंकि सॉल्ट है, साइड वाला किसी काम का नहीं, वो सॉल्ट है। और सॉल्ट क्यों हम चेक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सॉल्ट हमेशा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। खत्म हो गया सॉल्ट के बारे में बात। तो यहाँ के देखेंगे, और सब बच्चे जानते हैं वीक एसिड होगा, इसका मतलब समझ पा रहे होंगे, इधर इस तरीके से होगा। कैसे बोलेंगे, यहाँ पे दो इक्वल RS है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो सब बच्चे समझ गए होंगे कैसा होगा, फॉरवर्ड की होगा, फिजिबल होगा, फॉरवर्ड होगा, फिजिबल होगा। इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इनको जरा सा अच्छे से देख लेंगे, फॉरवर्ड की होगा, फिजिबल होगा, कर लेंगे शायद। तो हमने ये देखा, और एसिड बेस देख लिया। एक दो और हेडिंग हमें देखना चाहिए, एक लिखना थोड़ा सा, कहाँ पे बन रहा है फॉर्मिक एसिड, CS3COOH, CS3COONA, सॉरी यहाँ फॉर्मिक एसिड बन रहा है, सॉरी हमने ध्यान नहीं दिया, तब तो ये फिजिबल नहीं होगा। सब बच्चे जरा से देख लें, फॉर्मिक एसिड बन रहा है, यहाँ ध्यान नहीं दिया हमने। जब ये फॉर्मिक एसिड बनेगा तो यहाँ पे भी दो इक्वल RS है, और यहाँ पे भी दो इक्वल RS है, लेकिन सब बच्चे जरा से यहाँ देखें, यहाँ पे एक प्लस आई है, सही है सा, प्लस आई इज द ERG, हमने पिछले क्लासों में GOC2 में पढ़ा है, प्लस आई को ERG बोलते हैं। ERG बढ़ता है तो सब बच्चे जानते हैं एसिडिटी कम करता है, एसिडिटी घटा देता है, ये एसिडिटी ऐसे लिखा हुआ, एसिडिटी इसका कम कर देगा। डैट मीन्स ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और ये वाला कैसा होगा, वीक एसिड होगा। ये रिएक्शन फिजिबल तब नहीं होगा। हमने H2CO3 लिया था तो मुझे लग रहा था होगा। देखा जरा सा, ये एक टॉपिक है एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस, एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस, एम्फीप्रोटिक, एम्फी का मतलब सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे, एक ऐसा सब्सटेंस जो दोनों शो करता हो, और लेकिन यहाँ पे दोनों लिखा है, यहाँ लिखा है एम्फीप्रोटिक, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटॉन हो। प्रोटिक का मतलब है बहुत ज़्यादा प्रोटॉन हो, ठीक है।
तो एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन को लेता भी हो और प्रोटॉन को देता भी हो। तो थोड़ा हमें इसके बारे में लिखना है, लिखेंगे प्रोटॉन लिखना द सब्सटेंस विच कैन डोनेट as well as accept ions, the substance which can donate as well as accept ion, that is proton, आपको जो अच्छा लगे, जैसे आपका फेवरेट जीवन ही पानी पानी चल रहा है तो इसी को लिख लेते हैं। ये देखिए ज़रा सा, इसने इस बार यहाँ पर डोनेट भी कर दिया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने यहाँ पे एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके का बनेगा, सही है, ऐसा लिख सकते हैं। इसमें प्रोटॉन इसने क्या किया, डोनेट किया है, और इसमें प्रोटॉन क्या किया, इसने एक्सेप्ट किया। तो ये लिख लेंगे एग्जाम्पल। कर लेंगे, इधर रफ करता हूँ। एक और टॉपिक लिखेंगे, लिखना है एनायन ऑफ पोलीप्रोटिक एसिड, एनायन ऑफ पोलीप्रोटिक एसिड कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन, एनायन ऑफ पोलीप्रोटिक एसिड कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन, एनायन ऑफ पोलीप्रोटिक एसिड कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन, एनायन ऑफ पोलीप्रोटिक एसिड कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन। इसने बोला है एक ऐसा एसिड बनाना है जिसके पास बहुत ज़्यादा प्रोटॉन हो, यानी बहुत ज़्यादा क्या हो, H+ हो। H+ का नाम प्रोटॉन है, क्या कहते हैं आप लोग? तो सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से H3PO4 होगा, सबसे ज़्यादा H+ उसी के पास हैं। अब हमने थोड़ी देर पहले देखा था हमने मोनोबेसिक, डाई बेसिक और ट्राई बेसिक। उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। तो इसको ज़रा रफ करता हूँ और उसको ज़रा से यहाँ लिखता हूँ। सभी बच्चे ज़रा से यहाँ देखें, अगर H3PO4, सभी बच्चे ज़रा से देखें, जिसका एन फैक्टर 3 है, हमने बात कर लिया है। अगर ये एक H+ देखें ज़रा डोनेट कर देगा तो बनेगा H2PO4 पे माइनस, फिर से अगर एक H+ डोनेट करेगा तो बनेगा HPO4 पे -2। ये सब JEE मेंस के क्वेश्चन है। और एक और अगर डोनेट कर देगा तो सब बच्चे जानते हैं बनाएगा PO4 पे -3। ठीक है जी, ये ज़रा से एक बार कॉपी कर लेंगे। और ये ज़रा देखिए सभी लोग, पहला वाला जो सब्सटेंस है इसका नाम है एसिड। उम्मीद करता हूँ हमने ये पढ़ लिया है। आपको याद होगा सब बच्चों को ग्रुप 15 का फॉस्फोरस होता है, और हमने बात कर लिया है कि जब भी इक होता है तो +5 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। हमने शायद पढ़ा दिया ये टॉपिक। फिर सब बच्चे जानते हैं कि अगर इक में से H+ बाहर करते हैं तो 8 बनता है, तो इसका नाम फॉस्फेट है। इस सब्सटेंस का नाम सब बच्चे जानते हैं क्या है, फॉस्फेट। यानी मैं आपसे एक लाइन और समझाना चाह रहा था कि ये हमेशा सॉल्ट बनाएगा, ये हमेशा सॉल्ट बनाएगा। तो पहला हमारा ये सॉल्ट बना रहा है, किस टाइप का सॉल्ट है, तो हमने सॉल्ट के भी टाइप धीरे धीरे पिछले क्लासों में डिस्कस कर लिया है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आसपास मैंने सॉल्ट को डिस्कस किया है। नॉर्मल सॉल्ट है ये, कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन, या हमने मूल कंसेप्ट 2 के भी चैप्टर में सॉल्ट के बारे में डिस्कस किया है। नॉर्मल, एसिडिक, बेसिक, डबल और कॉम्प्लेक्स, शायद इतने सारे सॉल्ट के बारे में बात कर लिया है। बीच वाले 2 के 2 जो बचेंगे ये हमेशा एसिडिक सॉल्ट बनाएंगे, ये हमें हमेशा एसिडिक सॉल्ट बनाएंगे। एंड द रीज़न क्या है इसके लिए, इसका जो रीज़न है, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे थोड़ा एसिडिक सॉल्ट। क्लियर हो गया होगा? ठीक है। बीच वाले सब्सटेंस को सभी बच्चे देख के समझ पा रहे हैं कि बीच वाले के पास, ये 2 के पास, इधर वाला तो फालतू है क्योंकि एसिड है, और उधर वाला भी फालतू है क्योंकि नॉर्मल सॉल्ट है। बीच वाले के पास ये क्राइटेरिया है, H+ को दे भी सकता है और H+ को ले भी सकता है। अगर इसने H+ दिया होगा तो ऐसा बन जाएगा, और इसने H+ को एक्सेप्ट किया होगा तो ऐसा बन गया होगा। क्या कहते हैं आप लोग? तो बीच वालों के पास दोनों हैं, और जो H+ यानी प्रोटॉन को दे या ले उसको हम बोलते हैं एम्फीप्रोटिक। तो बीच वाले के एक और नाम बुक्स वाले रखते हैं और नाम रखते हैं एम्फीप्रोटिक। उम्मीद करता हूँ शायद समझ गए होंगे आप। ठीक है, एम्फीप्रोटिक इसका नाम, एम्फोटेरिक नहीं है इसका नाम। एम्फोटेरिक नाम क्यों नहीं है जी? एम्फोटेरिक ऑक्साइड एग्जिस्ट करता है, और वो टॉपिक हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। इसी का नाम बार बार ये H+ डोनेट कर रहा है, इसीलिए इसका नाम बुक्स वाले पोलीप्रोटिक भी रखते हैं। तो इसका नाम पोलीप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक, ऑल आर द सेम। ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब इनसे 8-10 क्वेश्चन है तो हम लोग उसके शॉर्टकट लिख लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, लिखिए थोड़ा सा।
सभी बच्चे थोड़ा सा देखें, इनसे जो जो क्वेश्चन आया है उसको एक जगह हम लिख लेते हैं सारी बातें ताकि आप समझ पाएं। जैसे पहला वर्ड लिख देता हूँ पॉलीप्रोटिक एसिड का आज के बाद जनरल फॉर्मूला सब बच्चों को याद रखना है HNA। यहाँ देखिए हम लोग क्वेश्चन को इससे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखते रहना और यहाँ लिखना है पॉलीप्रोटिक एसिड इक्वल टू HNA। यहाँ पे देख सकते हैं n इक्वल टू 3 है। पॉलीप्रोटिक एसिड का इससे फॉर्मूला होगा HNA। HNA इज द फॉर्मूला H3PO4। ठीक है, आप ये मत लिखना HNA केवल लिखना। कितना सॉल्ट बनाएगा तो लिखना नंबर ऑफ सॉल्ट इक्वल टू n, नंबर ऑफ सॉल्ट इक्वल टू n। यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखना है नंबर ऑफ सॉल्ट कौन बनाएगा जी, ये सब्सटेंस नंबर ऑफ सॉल्ट 3 बना सकता है। नंबर ऑफ सॉल्ट कितना बनाएगा n, यहाँ पे n कितना है 3 है, यहाँ पे 3 सॉल्ट बनेगा। सब बच्चे देखें 2 एसिडिक सॉल्ट और एक नॉर्मल सॉल्ट, कितना सॉल्ट बना 3। तो लिखा हुआ नॉर्मल सॉल्ट इक्वल टू सॉरी नंबर ऑफ सॉल्ट इक्वल टू n। फिर लिखना उसी में थोड़ा सा नंबर ऑफ एसिडिक सॉल्ट, नंबर ऑफ एसिडिक सॉल्ट, नंबर ऑफ एसिडिक सॉल्ट, नंबर ऑफ एसिडिक सॉल्ट कितना बनेगा जी n-1। ठीक है, n-1 लिख दिया आप लोगों ने। फिर लिखना नंबर ऑफ एम्फोटेरिक, नंबर ऑफ एम्फोटेरिक या एम्फोप्रोटिक लिखना, नंबर ऑफ एम्फीप्रोटिक लिखना। एम्फीप्रोटिक क्वेश्चन में पूछा हुआ तो लिखना नंबर ऑफ एम्फीप्रोटिक आयन कितना होगा जी, एम्फीप्रोटिक आयन की वैल्यू n-1। ठीक है जी, n-1 कर लेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लिखना है। कंजुगेट एसिड बेस का क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। लिखना क्वेश्चन राइट कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस ऑफ द फॉलोइंग। राइट कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग। पहला लिखा हुआ है HS निगेटिव। तो सभी बच्चे जरा सा देख लें, अगर HS निगेटिव अगर हमने लिया और यहाँ से सब बच्चे देख पा रहे हैं अगर ये H+ एक डोनेट कर देगा तो बनेगा S पे 2 निगेटिव। ठीक है, और सभी बच्चे यहाँ पे देख लें ये HS निगेटिव जो है एक H+ को ट्रैप कर लेगा तो ये बनेगा यहाँ पे H2S। जो H+ को एक्सेप्ट करता है उसे क्या बोलते हैं जी, अब आप कह रहे होंगे तो सर अच्छा ही कह रहे होंगे, जो आप कहते होंगे जो अच्छा लगे सर लिख लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया तुम लोग को। तो ये वाला क्या बनेगा कंजुगेट एसिड और ये वाला क्या बनेगा कंजुगेट बेस। ये नोट कर लें जरा जल्दी से। ठीक है, सही लिखा हुआ है। एक बार जरा कंजुगेट एसिड का डेफिनेशन जरा पढ़िए। कंजुगेट एसिड में लिखा हुआ है कोई ऐसा एक मॉलिक्यूल जो H+ डोनेट कर दे। ठीक है जी, तो उसका उधर क्या बनेगा कंजुगेट एसिड। बड़ा कंजुगेट और बेस में गड़बड़ी हो गया। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे, जब डेफिनेशन पीछे देखेंगे तो यहाँ गलती हमने लिख लिया है। यहाँ क्या होगा कंजुगेट बेस और यहाँ क्या होगा कंजुगेट एसिड। इसलिए मैं थोड़ा रुक के आपको बोल रहा था। कोई ऐसा सब्सटेंस जो H+ को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, वो करता, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तुमने ये लिख दिया है। चलिए कोई बात नहीं, लिख लीजिए। दूसरा सभी बच्चों को जरा सा लिखना है, दूसरा जरा सा ये लिखना है HCO3 पे माइनस, HCO3 माइनस, और थर्ड लिख लेना H2PO3। H2PO3 मैं HCO3 को बताता हूँ जरा, यहाँ पे सब बच्चे देखें। HCO3 में से अगर H+ बाहर निकालेंगे तो बनेगा कार्बोनेट एंड द कार्बोनेट इज, यहाँ पर लिख देता हूँ कंजुगेट बेस। सर कैसे पता चला ये कंजुगेट बेस है, क्योंकि अभी भी इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। सभी बच्चे जरा सुन लें आप, ये मुझे कैसे पता चला कंजुगेट बेस है, ये इसके पास अभी भी एसिडिक हाइड्रोजन है इस सब्सटेंस के पास, और इसमें से एसिड में से H+ बाहर निकालेगा तो कंजुगेट बेस बनेगा। सही है ऐसा, तो ये हमने लिख दिया। दूसरा सब बच्चे जरा से देखें यहाँ पे HCO3 माइनस अगर H+ को ट्रैप करेगा तो यहाँ बनेगा H2CO3 और इसका नाम है कंजुगेट एसिड। तीसरा आप घर पे कर लेना, आसान है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस 11th के क्वेश्चन है जिसको हमने थोड़ा सा एक बार इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग इसका लिखेंगे लुईस एसिड बेस थ्योरी। लुईस एसिड बेस थ्योरी से भी जेईई मेंस में क्वेश्चन है और नीट में। लुईस एसिड बेस थ्योरी,
मैं यहाँ पहले एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, फिर आपको ज़रा समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सब बच्चे ज़रा सा देखें, ये NH3 लिखा हुआ है, बोर्ड पे ज़रा सा प्लीज़ देखें, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है BF3, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। यहाँ ज़रा सब बच्चे थोड़ा सा देख लें, एरो बना लेते हैं, कोई बात नहीं। ये लोन पेयर इसको डोनेट कर सकता है, और जैसे डोनेट करेगा ये 3 हाइड्रोजन ऐसा, सब बच्चे ज़रा सा देख लें, और यहाँ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और 3 बार ऐसा फ्लोरीन। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका नाम बुक्स में रखा हुआ लोन पेयर एक्सेप्टर। जो लोन पेयर एक्सेप्टर होगा उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। हाँ मत करो, नहीं तो पूछूंगा तुमसे भी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और ये लोन पेयर डोनर होना चाहिए, सब बच्चे जानते हैं। और लोन पेयर डोनर जो होता है, सभी बच्चे देख पा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। क्या कहते हैं आप? इलेक्ट्रॉन रिच, या उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। इसको बुक्स वाले बोलते हैं लुईस बेस है। ये बुक्स वाले बोलते हैं ये लुईस बेस होगा, और ये लुईस एसिड है। हमने इसे केमिकल बॉन्डिंग में कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी पढ़ रखा है, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। तो मुझे दिखाई दे रहा है आज से कि लुईस एसिड बेस थ्योरी वहाँ पे काम कर रहा होगा जहाँ पे लोन पेयर हो या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता होगा। जनरली एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और दूसरे के पास लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। ये रफ कर लेता हूँ। हो गया? क्या लिखेंगे इसमें? लिखना है लोन पेयर एक्सेप्टर आर बेस, लोन पेयर एक्सेप्टर आर बेस, सॉरी लोन पेयर एक्सेप्टर आर एसिड लिखना, सॉरी लोन पेयर एक्सेप्टर आर लुईस एसिड, लोन पेयर एक्सेप्टर आर लुईस एसिड, लोन पेयर एक्सेप्टर आर लुईस एसिड, एंड लोन पेयर डोनर आर लुईस बेस, एंड लोन पेयर डोनर आर लुईस, लिखा ना लुईस बेस। लिवाइस बेस भी के लिए पढ़ते रहते हैं, लेकिन लुईस पढ़ना है, ठीक है। मेरे हिसाब से वैकेंट ऑर्बिटल सभी बच्चे जरा सा देखें कहाँ कहाँ हो सकता है, मतलब लुईस एसिड क्या क्या हो सकता है। एक वैकेंट ऑर्बिटल हो सकता है, जरा सा यहाँ पे देखें, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, या किसी के ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाए। क्या कहते हैं आप यहाँ पे? पॉजिटिव साइन को शायद हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोकेटाइन पढ़ते हैं, GOC1 के आसपास में शायद हमने ये पढ़ा दिया है। तो अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल गया, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, ऐसा कहीं लिखा हुआ मिल गया, ठीक है, तो इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा या एक कहीं कार्बोकेटाइन होगा, तो ऐसा होगा। लोन पेयर हो जाए, या जरा सा देखें आप, और क्या होगा? माइनस साइन आ जाए, जैसे यहाँ पर सभी लोग देखें जरा सा, CH2 पे माइनस कहीं आ गया, या कहीं CH3 पे माइनस आ गया, ये भी CH3 कर देता हूँ क्योंकि और कोई ग्रुप नहीं है, CH3 आ जाए, ऐसा आ जाए। ऐसे आने का मतलब सब बच्चे देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं कार्ब एनायन। शायद ये भी हमने पढ़ लिया है GOC1 में ही, GOC1 में ही चैप्टर नंबर 3 में इसको हमने डिस्कस किया है, कार्ब एनायन आ जाए। तो कार्बेनाइन एंड लोन पेयर्स आर लुईस बेस, वाइल कार्बोकेटाइन और जो भी लिखा होगा यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल आर लुईस एसिड्स। हो गया? कर लेंगे। इसके बाद अब हमारा टॉपिक थोड़ा चलते हैं न्यूमेरिकल लेने की ओर। तो लिखेंगे ऑस्टवाल्ड नाम है, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन लॉ, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। पिछले क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते पढ़ते हमें ये बात फील हो गया है कि केमिकल इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ वहाँ काम करेगा जहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। अभी तक यहाँ पढ़ते पढ़ते एक बात समझ में आ गया है कि इक्विलिब्रियम वहाँ काम करेगा जहाँ पर डबल एरो होगा, और डबल एरो सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के पास है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के डबल एरो है क्या? नहीं, वही रिवर्सिबल रिएक्शन है। एक बार सॉल्ट बन गया, वापस आना वो नहीं चाहता है कभी भी पीछे, ठीक है। तो हमें थोड़ा ये सब लिखना है, लिखेंगे थोड़ा सा। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज अप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज अप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज अप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। सभी बच्चे जानते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट दो ही है, वीक एसिड, वीक बेस और वीक सॉल्ट, है कि नहीं? वीक सॉल्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, वीक एसिड और वीक बेस। क्वेश्चन में वीक सॉल्ट जरूर मिलेगा, लेकिन सॉल्ट जितने हैं सबके सब क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सॉल्ट बनती है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए यहाँ सब बच्चे थोड़ा डिटेल में इसको देखते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें टॉपिक शुरू करना था। हमने थोड़ी देर पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट में सब बच्चे जरा से देखें, ये लाइन लिखा था हमने, डबल एरो, और फिर यहाँ लिखा था A+ एक्वस, आप जानते हैं, और यहाँ B- एक्वस। फिर सबको पता है टाइम की वैल्यू 0 पे ऐसा होगा, ये हमने थोड़ा बात कर लिया है। फिर टाइम की वैल्यू पे इक्विलिब्रियम पे यहाँ C- C अल्फ़ा, यहाँ पे कायदे से x लेना था
और उसको विद रिस्पेक्ट टू अल्फा के रिस्पेक्ट में ले जाना है, और अल्फा के रिस्पेक्ट में लाएंगे तो ये बनेगा, और इधर भी कितना लिखेंगे सी अल्फा और सी अल्फा। फिर सब बच्चे जानते हैं, थोड़ा बार बोर्ड पे देखें प्लीज़, फिर सब बच्चे जानते हैं इसका के निकालना पड़ेगा, एंड द के इज़ द फुल फॉर्म प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो मैं यहाँ से निकालूंगा के इक्वल टू सी अल्फा, या के इक्वल टू पहले लिख देता हूँ ए प्लस और फिर लिखूंगा बी माइनस, और नीचे में यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी। एक बार सभी बच्चे देखें, पिछले क्लास में जो के निकाल रहे थे उसका नाम दो था, एक का नाम था के सी और एक का नाम था के पी। तो वहाँ के सी के पी था, अब यहाँ पे पहला के आया उसका नाम है के आई। के आई का नाम है यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ लिख देता हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ आयोनाइजेशन, इन टर्म ऑफ आयोनाइजेशन। ये थोड़ा नोट करना है जल्दी से पहले, के आई इज द फुल फॉर्म इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ आयोनाइजेशन। हो गया। फिर सभी बच्चों को पता था पिछले क्लास में कि इक्विलिब्रियम को ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा है, बस उसे टेम्परेचर के साथ बच के रहना है, बाकी कोई कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, तो लिखना है थोड़ा सा आपको, लिखेंगे के आई इज अ कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, के आई इज अ कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। के आई आज से सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफाइन है। के आई इज अ कांस्टेंट, ठीक है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, for weak electrolyte whose numerical value will be given in the problem, whose numerical value will be given in the problem, whose numerical value will be given in the problem, whose numerical value will be given in the problem, and it change only and only with temperature, and it change only and only with temperature, and it change only and only with temperature। कर लेंगे सर हमारे हिसाब से, थोड़ा और यहाँ पे देखते हैं इसको सॉल्व करना में। किसी ने अगर ऐसा पूछा आपसे कि कंसंट्रेशन ऑफ आयन बताओ, डेट मीन सब बच्चे बोर्ड पे देखें प्लीज़, ए या आपसे कोई पूछता है बी कितना होगा, तो सभी बच्चे जानते हैं ये जो पूरा का पूरा डाटा है वो सी अल्फा है, क्या कहते हैं आप। और कोई बच्चा ऐसे पूछता है इसका यूनिट क्या होगा, ये सब पूछता है तो यूनिट होगा मोल्स पर लीटर। उम्मीद करता हूँ शायद मैंने ये पढ़ा दिया पिछले क्लासों में। ठीक है, फिर जरा इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सब लोग देखें जरा सा। के आई इक्वल टू लिखूंगा सी अल्फा, यहाँ लिखूंगा सी अल्फा, सी माइनस सी अल्फा। फिर सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे, यहाँ से सी कॉमन निकाल लेंगे तो के आई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, जरा सा देखिए आप, अल्फा ऊपर में रह जाएगा, ठीक है जी। तो ये सी अल्फा का स्क्वायर, चलो पहले आप ऐसे करना चाहते तो ये अल्फा हो जाएगा सी अल्फा का स्क्वायर, अब 1 माइनस अल्फा, सही है ऐसा। ये के आई का ये पूरा फॉर्मूला हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट बात सब बच्चे जरा सा देखें, के आई एंड सी इज गिवन इन द प्रॉब्लम, मतलब ये आसानी से आप ये जो होता है गिवन रहता है, ये गिवन इन द प्रॉब्लम, गिवन इन द प्रॉब्लम, या आप इसको निकाल सकते हैं, नोन होता है, इधर लिख देता हूँ नोन होता है, ठीक है। एंड अल्फा अननोन है, एंड अल्फा अननोन है, ये थोड़ा आपको लिखना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डाटा हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, मैंने आपको बता दिया है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डाटा हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। हो गया, लिखेंगे सिंस अल्फा इज निग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू 1, सिंस अल्फा इज निग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू 1, सिंस अल्फा इज निग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू 1, सो जरा सभी बच्चे देखें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बोर्ड पे देखें, यहाँ पे मैंने जरा लिख रहा हूँ 1 माइनस अल्फ़ा, 1 माइनस अल्फ़ा जो यहाँ पे निकाला है आपने, इसको अप्रॉक्सीमेट हमने क्या ले लिया 1। ये क्यों आपने लिया सर, कोई बच्चा ऐसा पूछेगा, उसका रीजन था हमें अल्फ़ा चाहिए, ठीक है जी। अल्फ़ा निकालने के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला है, जैसे इसको ले लेंगे तो यहाँ पे जरा इधर लिख रहा हूँ, सब बच्चे देखें, तो के आई इक्वल टू, सभी बच्चे समझ पा रहे कितना हो जाएगा सी अल्फ़ा स्क्वायर, और अल्फ़ा इक्वल टू कितना होगा के आई बाई सी। तो जरा से ये लिखना है, इसका फॉर्मूला का नाम ए रख लेते हैं, इस फॉर्मूले का नाम बी रख लेते हैं, ये रखना आपको थोड़ा जल्दी से। ये भी अपनी मर्जी से मैंने माना है, आज से अल्फ़ा 0.05% जब तक आएगा निग्लिजिबल करके चलना है। 0.05% अल्फ़ा को
आयनिक इक्विलिब्रियम में निग्लिजिबल करके चलना है। 0.05 का मतलब कितना हो गया जी? 0.05। हाफ कैसे हुआ 0.05 का मतलब? 0.05% अल्फा जब भी आएगा उसको निग्लिजिबल मान के चलना है। तो 0.05 का मतलब कितना हो गया? 1/20 तक निग्लिजिबल करके चलना है। ठीक है, 0.05। ठीक है, 0.05 तक हम लोग अल्फा को निग्लिजिबल कंसिडर करेंगे क्वेश्चंस में, तभी धीरे धीरे हमें समझ में आएगा। इतना में मान के चलना है। ठीक है, लिखना है थोड़ा सा, 2-4 बातें में लिखनी है। जैसे पहला पॉइंट लिखना है फैक्टर अफेक्टिंग अल्फा। फर्स्ट हमारी हेडिंग है फैक्टर अफेक्टिंग अल्फा। अल्फा को क्या क्या अफेक्ट कर सकते हैं? फैक्टर अफेक्टिंग अल्फा, ये 3-4 बातें हम लोग लिखेंगे, फिर छोड़ दूंगा आपको, 3-4 लाइनें लिखना है। फैक्टर अफेक्टिंग अल्फा में पहला पॉइंट लिखना है नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट, फैक्टर अफेक्टिंग अल्फा में पहला पॉइंट है नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट, सभी बच्चे जानते हैं सॉल्यूट 2 तरीके का है। पहले का नाम है WE, क्या नाम है जी इसका? वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें अल्फा की वैल्यू कितना होता है? <1। ठीक है, ऐसा फिक्स है ये। दूसरे का नाम होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें अल्फा इक्वल टू कितना होगा? 1। तो सॉल्यूट पे भी डिपेंड करता है कि वो डिसोसिएट होना चाह रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर डिसोसिएट होगा तो उसका अल्फा ज़्यादा होगा, डिसोसिएट नहीं होगा उसका अल्फा कम होगा। क्लियर होगा ना मेरी बात? दूसरा पॉइंट लिखना है थोड़ा सा, दूसरा पॉइंट लिखना है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे सॉल्वेंट शुड बी पोलर इन नेचर। सॉल्वेंट शुड बी पोलर इन नेचर एंड solvent should be polar in nature and its dielectric constant and its dielectric constant and its dielectric constant ब्रैकेट में लिखेंगे DEC, DEC dielectric constant ब्रैकेट में DEC ब्रैकेट क्लोज करके लिखना है should be high, should be high। प्रीवियस ईयर्स मेडिकल में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो जेई में भी आ सकता है शायद। 4 ऑप्शन देके पूछेगा, मैंने नारायणा वगैरह का पैकेज में देखा था वो क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन देके पूछेगा, इनमें से DEC वैल्यू गिवन होगा। DEC वैल्यू क्या है? वो लेबोरेटरी में कैलकुलेट होता होगा। ये अपने बॉन्डिंग में भी सेम टॉपिक किया, यहाँ भी बता रहा हूँ आपको। 4 डाटा गिवन होगा, बोलेगा इसमें से कौन ज़्यादा सॉल्वेबल होगा। जिसका DEC ज़्यादा होगा उसकी सॉल्वेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर लिखना है वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट H2O। वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड इट सेटिस्फाई बोथ ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड इट सेटिस्फाई बोथ ऑफ द प्रॉपर्टी। इसके DEC भी हाई होता है और एक बढ़िया सॉल्वेंट भी है। इसका DEC भी हाई होता है और इसका एक बढ़िया सॉल्वेंट भी है। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में पहला पॉइंट लिखेंगे SE, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, SE। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे SE। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में SE। सभी बच्चे जानते हैं SE का अल्फा कितना होता है जी? 1, क्योंकि 100% डिसोसिएट हो जाएगा, उधर रिएक्टेंट में कुछ भी रह नहीं जाएगा। तो हमें थोड़ा सा लिखना है SE वाले लाइन में, SE इक्वल SE लिखना, SE में लिखना अल्फा इक्वल टू 1, दैट इज it always 100% dissociate, that is it always 100% dissociate at all concentration। ठीक है जी, 100% dissociate at all concentration। फिर दूसरा लिखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, सभी बच्चे जरा सा देखें, वीक इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा की वैल्यू कितनी है? <1। शायद अभी अल्फा का अपने फॉर्मूला B नंबर जो फॉर्मूला लिखा है, सभी बच्चे जरा सा देखेंगे तो वहाँ ये आया हुआ है। सही है ऐसा? तो मुझे एक और लाइन यहाँ समझ में आ रहा है कि अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। यहाँ देख लीजिए जरा सा, सही है ना सा? √C एक ही बात है, अपने C मान लिया यहाँ पे बाहर निकाल के, तो वैल्यू पता ही नहीं अपने को, तो इतना है कुछ मान लिया। तो सभी बच्चे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर हम C की वैल्यू को धीरे धीरे अगर मान लेते हैं बढ़ाएंगे तो अल्फा कम होने लगेगा, और C की वैल्यू को कम करेंगे तो अल्फा की वैल्यू बढ़ने लगेगा। क्लियर हो गया ना आपको? तो केवल पहले ये लाइन लिखना है, ये तो रफ है, ये लाइन लिखना है थोड़ा सा, और लिखना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब अच्छे सब बच्चे जानते हैं, जरा सा बोर्ड पे देखें थोड़ा सा, मोलारिटी को शायद कंसंट्रेशन बोलते हैं, और सब बच्चे जानते हैं मोल्स पर वॉल्यूम होता है।
ठीक है। और थोड़ा एक बार देखें, ये सब हमने पीछे पढ़ा दिया है। और ये चैप्टर मुश्किल है क्योंकि कई चैप्टर का कंसेप्ट आता है ना, इसलिए मुश्किल है। डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। जैसे यहाँ पे देखें, डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। अब जैसे ही वाटर ऐड करेंगे आप किसी सब्सटेंस में, कोई कंटेनर है और इसमें बार बार वाटर ऐड करेंगे, वाटर ऐड होने का मतलब हो गया इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। पहले V1 वॉल्यूम था, अब V वाटर हो गया, तो टोटल वॉल्यूम यानी VT लिख देता हूँ, टोटल वॉल्यूम जो उसका बढ़ेगा। तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका मतलब सब बच्चे समझ पा रहे होंगे, कंसंट्रेशन उसका क्या होगा, कम होगा। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये लाइन लिखना था, ये सब रफ है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लिखना था कि वॉल्यूम को इन्फिनिटी पे लेके जाएंगे तो कंसंट्रेशन 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन कम होगा। थोड़ा इधर लिख देता हूँ, ठीक है। जरा से एक बार बोर्ड पे देखें, अगर कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन तो कभी भी टेंडिंग टू इन्फिनिटी नहीं हो सकता है, 0 ही लेकर आएंगे। तो अगर कंसंट्रेशन 0 हो गया, यहाँ लिखता हूँ वॉल्यूम टेंडिंग टू इन्फिनिटी और कंसंट्रेशन 0, तो सभी बच्चे समझ पा रहे हैं अल्फा इक्वल टू कितना होगा, 1। ये लिखना है आपको थोड़ा सा। दैट मीन्स कंसंट्रेशन कंटिन्यू बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन कंटिन्यू बढ़ाएंगे, इसका मतलब सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे उससे कि इसमें अल्फा की वैल्यू कम हो जाएगा, या अल्फा बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको? तो मुझे ये लाइन बोलना था कि सी की वैल्यू बढ़ाएंगे तो अल्फा की वैल्यू कम हो जाएगा। मुझे ये 2 लाइन को समझाने के लिए ये सारी बातें क्लास 11 के मोल कंसेप्ट से हमने इंट्रोड्यूस किया है, जो हमने मोल कंसेप्ट में भी ये सारा टॉपिक पढ़ा दिया है। क्लियर हो गया? लिखना है थोड़ा सा, लिखेंगे एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोलाइट, ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोलाइट मतलब एसी और वीक इलेक्ट्रोलाइट, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोलाइट मतलब स्ट्रॉन्ग और वीक, ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक कोई भी जो अच्छा लगे। ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो भी इलेक्ट्रोलाइट होगा तो हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। कंसंट्रेशन को अगर आप समझ नहीं पाते हैं तो जरा से इसको समझाने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, सभी बच्चे जरा से देख लें एक लाइन। कंसंट्रेशन के लिए 0.1 मोलर और 0.01 मोलर लिखा हुआ है, तो सभी बच्चे समझ पा रहे हैं कि कंसंट्रेशन किसका लो होगा, तो इसका लो होगा, ठीक है। इसका नाम ए और बी रख देता हूँ, तो बी का कंसंट्रेशन लो होगा, ठीक है। बी का कंसंट्रेशन लो जो होगा बी का होगा। समझ पा रहे हैं आप? अभी तक मुझे 3-4 बातें बोलना था, कोई आयनिक इक्विलिब्रियम, फिर आगे मैं कॉमन आयन इफेक्ट का होगा उसे भी पढ़ाऊंगा आपको। अभी तक बस बोलना था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट पे काम करेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ और सिर्फ वीक एसिड और वीक बेस है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट पे कभी काम नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चैप्टर में थोड़े थोड़ी देर के लिए आएंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग की पहचान 2 है, एक लेबोरेटरी में जाके करें जो हम जाते नहीं हैं, दूसरा पहचान है सिंगल एरो। सिंगल एरो कहाँ से होगा मैं बार बार क्वेश्चन में बना के दूंगा। फिर और भी पहचान है, जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा बताऊंगा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट पे चैप्टर चल रहा होगा, पूरा कोर्स वीक इलेक्ट्रोलाइट पे होगा। रीजन है कि इक्विलिब्रियम डबल एरो पे आता है, रिवर्सिबल पे आता है, रिवर्सिबल वीक इलेक्ट्रोलाइट के पास है। दूसरी बात वेस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या है, एक वेस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट पे काम करता है, और उसने बोला है कि ये अल्फा निकालने का ये फार्मूला है, और अल्फा के लिए 2-3 रिलेशन है जिसको हम जरा सा देख रहे हैं। क्लियर हो गया आपको? थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट इसका लिखना है, जरा सा आपने लिखा होगा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बाद लिखना है जरा सा। टेम्परेचर भी लिख लो, टेम्परेचर तो हमें लिख लेते हैं थोड़ा एक बार। टेम्परेचर किसी अगला पॉइंट है फैक्टर में टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा कम होगा, एक बार जरा सुन लें, फिर लिखवा देता हूँ। टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा तो उससे KI पे इफेक्ट पड़ेगा। क्या कहते हैं आप लोग? क्योंकि टेम्परेचर को KI भी इफेक्ट करता है, तो लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर KI एज वेल एज स्पीड ऑफ आयन, स्पीड ऑफ आयन increases, KI as well as speed of ion increases, that is speed of ion increases, that is alpha increases, that is alpha increases। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अल्फा भी बढ़ेगा, और सभी बच्चे जानते हैं मूवमेंट ऑफ आयन बढ़ जाएगा। किसी भी चीज़ को हीट करते हैं तो मूवमेंट ऑफ आयन उसका तेज़ी से बढ़ जाएगा, स्पीड ऑफ आयन उसका तेज़ी से बढ़ेगा। लास्ट फैक्टर लिखना है मतलब जो अल्फा में लिखना है कॉमन आयन इफेक्ट, मोस्ट फेमस कॉमन आयन इफेक्ट। मैक्सिमम क्वेश्चन कॉमन आयन इफेक्ट से जेईई मेंस में, नीट में, एडवांस में है कॉमन आयन इफेक्ट। लिखेंगे इसमें दिस टॉपिक इज अप्लीकेबल, दिस टॉपिक इज अप्लीकेबल व्हेन, दिस टॉपिक इज अप्लीकेबल व्हेन मिनिमम 2 इलेक्ट्रोलाइट, व्हेन मिनिमम 2 इलेक्ट्रोलाइट having 1 ion are common, when minimum 2 electrolyte having 1 ion are common,
हैविंग वन आयन कॉमन इन प्रेजेंट, कॉमन आप लोगों ने आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन। यहाँ सब बच्चे जरा से देखें एग्जाम्पल, फिर मैं जरा इसके कॉमन के फैक्टर बताऊंगा, ये लास्ट टॉपिक है फिर छोड़ दूंगा आपको। यहाँ पे सब बच्चे जरा से देखें, पहला है CH3COOH प्लस HCl, इसमें कॉमन क्या है जी, दोनों में H प्लस कॉमन है, देख रहे हैं आप, जरा से ये लिखेंगे, पहला एग्जाम्पल ये है। दूसरा सब बच्चे जरा से देखें CH3COONA प्लस, या इसको पहले हाइड्रोजन बना लेते हैं, और दूसरा लिखा हुआ है CH3COONA, तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, ए लिख लेते हैं, इसका नाम बी रख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दिया, जरा सा देख लें, मुझे दिखाई दिया कि जब भी एसिड का कोई केस पढ़ेंगे तो दो एसिड कॉमन होना चाहिए, एसिड एसिड होगा, एसिड और एसिड होगा, या एसिड और सॉल्ट होगा, या एसिड और सॉल्ट होगा, ये लिखना पहला एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल जरा जल्दी से नोट डाउन कर लें। कॉमन आयन इफेक्ट किसी में हो सकता है जो आपको अच्छा लगे, बुक्स वाले ने बेस उसको लेके किया है, तुम बेस को भी लेके कर सकते हैं। अगेन दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं NH4OH प्लस, यहाँ पर लिख देता हूँ NaOH, या बी पॉइंट लिख सकते हैं NH4OH प्लस NH4Cl प्लस NH4Cl। तो मुझे यहाँ पे अगेन दिखाई दिया कि बेस में भी दोनों डाटा क्या हो सकता है, कॉमन हो सकता है, बेस या बेस कॉमन होना चाहिए, यहाँ पे जरा देख लें, और यहाँ पे जरा से देखें बेस प्लस सॉल्ट होना चाहिए। सभी बच्चे जरा देख लें, कॉमन आयन इफेक्ट सब पे काम करता है, स्ट्रॉन्ग वीक सब पे काम करेगा, लेकिन कॉमन आयन अप्लीकेबल सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट पे होगा। यहाँ भी देखो स्ट्रॉन्ग आ चुका है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, देख रहे हैं आप, तो ये सब पे आ रहा होगा, कॉमन आयन इफेक्ट सब पे आ रहा होगा, लेकिन ये वैलिड है सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। कॉमन आयन इफेक्ट आने से क्या चेंजेस होगा आपको बताता हूँ, आपको किसी क्वेश्चन में लेके, कॉमन आयन इफेक्ट एक क्वेश्चन में लेके जरा बताता हूँ आपको कैसे पता चलेगा कॉमन आयन इफेक्ट में क्या चेंजेस आएगा। इधर देखिए आप जरा देखिए, फिर समझा के लिखवा दूंगा आपको। AB नाम का एक मॉलिक्यूल हमने लिया था जो सब बच्चे जानते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट था, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में हमने लिखा है, इसलिए इसको उठाया मैंने। ये A प्लस एक्वस सब बच्चे देखो यहाँ पे, और B माइनस एक्वस लिखा हुआ है। वीक कैसे पता चला है, डबल एरो है यहाँ पे, ठीक है। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा और सिंबल होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा एक AC नाम का मॉलिक्यूल है, सिंगल एरो है, इसका मतलब बच्चे समझ गए होंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट। और जैसे इसको रखेंगे तो ये A प्लस एक्वस में आ गया होगा, और B माइनस एक्वस में आ गया होगा, C माइनस एक्वस में आ गया होगा। क्लियर हो गया, दो आयन इसमें कॉमन हो गया। और देख रहे हैं आप, जब दो आयन कॉमन हो रहा है यानी A प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ा, A प्लस एक्वस का कंसंट्रेशन बढ़ा, यानी A प्लस एक्वस का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा। और सब बच्चे जानते हैं प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाएंगे, ली चैटले प्रिंसिपल उन्होंने लिख रखा है, रिएक्शन बैकवर्ड की ओर आती है, शायद अभी लास्ट में कह रहा था हमने। तो रिएक्शन किधर आएगा, बैकवर्ड की ओर आएगा, एंड द बैकवर्ड क्या है, ये पीछे की ओर रिएक्शन आएगा, सही है ना ऐसा। और कोई ऐसा आपसे पूछता है कि B निगेटिव का कंसंट्रेशन कितना होगा जी, ये B निगेटिव का क्यों पूछ रहा है सर, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम वीक इलेक्ट्रोलाइट पे काम करेगा, क्योंकि इसमें डबल एरो है, तो B निगेटिव का कितना होगा, अभी भी उतना ही होगा जितना उसमें पहले था। कितना था, C अल्फा। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन में देखिए B निगेटिव की वैल्यू कितनी थी, C अल्फा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। कॉमन आयन इफेक्ट में 3-4 बातें मुझे दिखाई दे रहा है कि दो आइटम कॉमन, दो आयन कॉमन होना चाहिए, कोई भी कॉमन कैसे हो सकता है, ऐसा हमने ले लिया। दूसरा, जो लोग कॉमन होंगे, अगर प्रोडक्ट साइड में कॉमन होंगे तो उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, उनका बढ़ेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड की ओर शिफ्ट होगी। दूसरी बात ये, तीसरा बात, जो बचा हुआ रेसिडुअल पार्ट होगा उसका कंसंट्रेशन कितना होगा, C अल्फा। चौथा पॉइंट, ये सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट पे काम करेगा, ठीक है। तो हमें ये लिखना है, लिखेंगे थोड़ा सा पॉइंट लिखना है, डिप्रेशन ऑफ अपने को डिप्रेशन में नहीं जाना है, ठीक है, लिखेंगे डिप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू प्रेजेंस of a common ion, due to presence of a common ion produced from another electrolyte,
ब्रैकेट में लिखेंगे Sc और We, Sc और We, Sc और We इज Sc मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और W मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट। ब्रैकेट क्लोज करके लिखना है इज नोन एज, ब्रैकेट क्लोज करके लिखना है इज नोन एज CIE कॉमन आयन इफेक्ट, CIE कॉमन आयन इफेक्ट। सेकेंड पॉइंट लिखना है, मतलब अगला पॉइंट ये लिखना है CIE कॉमन आयन इफेक्ट। सेकेंड पॉइंट है CIE कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेटेड ओनली इन, CIE कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेटेड, ऑपरेटेड लिखा आप लोगों ने ओनली ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट, ओनली ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे बस वैलिड है, ओनली ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट। एंड आज का क्लास का लास्ट लाइन लिखना है, ठीक है, फिर छोड़ दिया जाएगा आपको, ताकि ये पहले मैं क्यों बताता हूँ, ताकि बच्चों को एकदम लगता है बस बस वो घड़ी आ गई जिसका आपका इंतजार था। समझ रहे हैं आप, बातें ना करें, लिख लेने पहले फिर बताता हूँ। लिखना है लास्ट लाइन, हायर इज द कंसंट्रेशन ऑफ, हायर इज द कंसंट्रेशन ऑफ, हायर इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, हायर इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, more will be common ion effect, more will be common ion effect, more will be common ion effect, that is less will be alpha, that is less will be alpha and weak electrolyte, that is less will be alpha and weak electrolyte, less will be alpha and weak electrolyte। कर लिया आप लोगों ने? कह रहा है पिछले तीन पैराग्राफ से बोल रहे हैं कि अब छोड़ देंगे, अब छोड़ देंगे, ठीक है, चलिए इतना बहुत है, धीरे धीरे हो जाएगा।